राधा को आज भी याद है बहुत दोपहर जब उसकी माँ गांव के खेतों में काम पर गई हुई थी। घर में सिर्फ वही थी। तभी धड़ाम की तेज आवाज के साथ दरवाजा खुला और उसका शराबी बाप अंदर आया। और नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज सुनेंगे कहानी देह। राधा अपनी चारपाई पर लेटी थी और देख रही थी कि कैसे सूरज तेजी से ढल रहा था और एक दिन की लालिमा धीरे धीरे रात की काली चादर में समा रही थी। चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था, उसके आसपास और उसके अंदर भी। उसे लगा जैसे ये अंधेरा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है और ऐसा हिस्सा जिसे वह चाहकर भी अलग नहीं कर सकती। उसका मन एक बेबस चिड़िया की तरह तड़प रहा था। अंदर ही अंदर की घुटन और चुभन ने उसे हिला दिया। समय के क्रूर पंजों में फंसी राधा का मन चीख उठा था। तभी ठक की आवाज ने राधा को चौंका दिया। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दीवार का प्लास्टर टूटकर नीचे गिरा हुआ था। माँ की तस्वीर भी खूंटी के साथ ही गिरी पड़ी थी, जो मलबे के ढेर में दबे किसी बेजान इंसान की तरह लग रही थी। राधा को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वो अपनी माँ की आंखों में वही बेबसी देखा करती थी। शाम को जब बाबूजी शराब के नशे में घर आते थे तो माँ की जरा सी गलती पर भी बरस पड़ते थे और पीटते पीटते उन्हें बेदम कर देते थे। एक बार जब राधा जवान हो रही थी, उसके जालिम बाप ने उसकी माँ को इतना पीटा कि वह घंटों बेहोश पड़ी रही। राधा डरी सहमी एक कोने में खड़ी रही। उसका मन भीतर ही भीतर रो रहा था। राधा को याद है उस दिन उसकी माँ खेत में धान की कटाई के लिए गई थी। तभी धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा खुला और उसका शराबी बाप अंदर आया। आते ही उसने अपनी लाल आंखों से राधा को ऐसे घूरना शुरू कर दिया मानो वो उसकी बेटी नहीं, सिर्फ एक देह हो। बाबूजी, बस इतना ही कह पाई थी राधा। हाँ सुन राधा, उसका बाप जैसे आपे से बाहर होकर बोला, ये शराब की बोतल रख दे। जी ठीक है। राधा ने एक मशीन की तरह सिर हिलाया और बोतल लेकर कोने में रखाई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी उसके बाप की आवाज किसी हथौड़े की तरह सीधे उसे लगी। राधा, वहां खड़ी क्या देख रही है? यहाँ आकर बैठ मेरे पास। आ। राधा को जैसे लकवा मार गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसका मन किया कि वह भाग जाए, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। उसी पल उसके बाप की दहाड़ गूंजी, राधा। न चाहते हुए भी राधा उस तरफ बढ़ चली जहां उसका बाप चारपाई पर लेटा था। उसने झट से राधा का हाथ पकड़ा और अपनी ओर ऐसे खींच लिया जैसे वह उसकी पत्नी हो। बाबूजी! राधा के गले से एक दबी हुई चीख निकली। आप ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? चुप! उसका बाप जोर से गरजा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। राधा छटपटाकर रह गई। उसमें विरोध करने की जरा भी हिम्मत नहीं बची थी। फिर भी वह फंसे हुए परिंदे की तरह छूटने की नाकाम कोशिश करती रही। थक हार कर उसने हथियार डाल दिए। उस भूखे भेड़िए के आगे वह चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर ये सिलसिला थमा नहीं, चलता रहा लगातार। राधा ने अपनी माँ को कई बार यह बात बताने की कोशिश की, मगर बाबूजी की सुलगती आंखें उसके मन में डर भर देती थीं। वह भीतर ही भीतर घुटकर जी रही थी। फिर एक दिन बाबूजी की मार से बेदम होकर राधा की माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। महीनों बिस्तर पर पड़ी तड़पती रही और एक दिन उसके पेट में तेज दर्द उठा। राधा दौड़ी हुई शंकर चाचा के घर गई। शंकर चाचा को जड़ी बूटियों का ज्ञान था। राधा के आने की वजह जानकर शंकर ने पूछा, तेरे बाबूजी कहाँ हैं? पता नहीं चाचा, राधा बस इतना ही कह पाई। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ, शंकर ने कहा तो राधा वापस अपने घर आ गई। थोड़ी देर में शंकर भी आ गए। उन्होंने जड़ी बूटियों का काम शुरू कर दिया, लेकिन राधा की माँ की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। दर्द बढ़ता ही गया। शंकर अपना काम करके चले गए और जाते जाते कह गए, राधा, इन जड़ी बूटियों का असर शुरू होगा तो तेरी माँ का दर्द भी कम हो जाएगा। तू चिंता मत कर। राधा को लगा जैसे शंकर चाचा सही कह रहे हैं। वह घंटों इंतजार करती रही, लेकिन ना तो जड़ी बूटियों का असर हुआ और न ही उसकी माँ के दर्द में कमी आई।
देखते ही देखते राधा की माँ का पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसकी आंखें पथराई हुई राधा को ही देख रही थी, मानो कुछ कहना चाह रही हूँ। राधा फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाबूजी देर रात घर आए, लेकिन नशे में चूर। अगली सुबह किसी तरह अंतिम संस्कार का इंतजाम हुआ। राधा की यादों का तार टूटकर आज से जुड़ गया। बाबूजी की ज्यादतियों ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। पता नहीं वह कितनी बार मरती है और फिर जीती है। सैकड़ों बार मर मर चुकी है, फिर भी जिंदा है, बस एक लाश बनकर। बाबूजी के प्रति राधा का मन विद्रोह कर उठता था, लेकिन वह हमेशा खुद को दबाती रही। मगर आज राधा के मन ही मन में एक फैसला कर लिया था। वह यहाँ से दूर भाग जाएगी, बहुत दूर, जहाँ बाबूजी की नज़रें उस तक कभी नहीं पहुँच पाएंगी। अगले दिन राधा अपनी पुरानी शिक्षिका सुमित्रा जी के यहाँ गई कि वह अपने ऊपर हुए अत्याचार की सारी कहानी उन्हें बताएगी। सुमित्रा जी गांव के ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी। राधा को भी उन्होंने ही पढ़ाया था। क्या बात है राधा, कुछ बोलो तो सही। जब से तुम आई हो रोए जा रही हो, आखिर क्या हुआ? सुमित्रा जी ने पूछा तो राधा का गला भर आया। उसके मुंह से निकला, टीचर जी। हाँ हाँ बताओ राधा, मैं वादा करती हूँ तुम्हारी मदद करूंगी, सुमित्रा जी ने कहा। राधा ने बताया, टीचर जी, उन्होंने मुझे खराब कर दिया, मेरे साथ गंदा काम किया। यह सुनकर सुमित्रा जी की भौहें तन गई। उन्होंने राधा की बात बीच में ही काट दी। इसने क्या तुम्हारे साथ ये सब? बाबूजी ने। और राधा सबको सिलसिलेवार बताती चली गई। सुमित्रा जी की आंखें फटी की फटी रह गईं और चेहरे पर हैरानी की लकीरें गहरी होती गईं। फिर वे बोली, तुम्हारा बाप इंसान है या जानवर? उसे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उसने अपनी ही बेटी को बर्बाद कर दिया। खैर तुम चिंता मत करो राधा, आज शाम की गाड़ी से मेरे साथ शहर चलो। वहाँ मेरी बेटी और दामाद रहते हैं। तुम वहीं रहकर उनके काम करना, बच्चों को संभालना। तुम्हें भरपेट खाना और कपड़ा मिलता रहेगा। वहाँ तुम पूरी तरह सुरक्षित रहोगी। राधा का सिर सुमित्रा जी के प्रति इज्जत से झुक गया। शहर के स्टेशन पर उतरते ही राधा को लगा जैसे वह किसी नई दुनिया में आ गई हो। सब कुछ अलग और शानदार था। राधा बस में बैठकर ऊंची ऊंची इमारतों को ऐसे देख रही थी जैसे कोई अजूबा हो। तभी सुमित्रा जी ने एक बड़ी इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो राधा, यहाँ औरत मर्द सब कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। सच? राधा को हैरानी हुई। उसका भोला मन पता नहीं क्या क्या सोचता रहा। बस एक झटके से रुकी तो सुमित्रा जी के साथ वह वहीं उतर पड़ी। चंद कदमों के फासले पर वे दोनों एक बड़ी और खूबसूरत कोठी के सामने पहुंची। फिर एक बड़े से फाटक के अंदर राधा सुमित्रा जी के साथ ही दाखिल हो गई। राधा की आंखें अंदर की सजावट देखकर चौंक गई। सुमित्रा जी ने एक आधुनिक महिला से राधा का परिचय कराया और कुछ जरूरी हिदायतें देकर शाम की गाड़ी से ही वापस लौट गई। शहर की हवा में राधा खुद को सुरक्षित समझने लगी। कोठी के चारों तरफ खड़ी कंक्रीट की मजबूत दीवारें और लोहे की सलाखें उसे अपनी हिफाजत का भरोसा दिलाती रहीं। बेफिक्री के आलम में राधा का भ्रम रेत के घरौंदे की तरह तब टूट गया जब एक दिन कोठी के मालिक हरीश बाबू ने मौका देखकर उसे अपने कमरे में बुलाया और देखते ही देखते भेड़िया बन गए। राधा को अपना शराबी बाप याद आ गया। नशे में चूर लाल आंखें और उनमें वासना के कीड़े। कहाँ बचा पाई राधा उस दिन भी खुद को हरीश बाबू के चंगुल से। कंक्रीट की दीवारों और लोहे की सलाखों को अपना सुरक्षा घेरा मान बैठी राधा को अब वह सब एक धोखा लगने लगा। फिर एक रात उसने देखा कि हरीश बाबू के बेटे बेटी अपने कमरे में एक दूसरे से चिपके हुए अश्लील हरकतें कर रहे थे। टेलीविजन पर किसी गंदी फिल्म के सीन चल रहे थे। दोनों सगे भाई बहन हैं या बुदबुदाते हुए राधा अपने कमरे में चली गई। सुबह हरीश बाबू की पत्नी अपनी बड़ी बेटी को समझा रही थी, देखो कॉलेज जाते समय सावधान रहना। दिल्ली में हर दिन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार की वारदातें बढ़ रही हैं। जब जब तुम बाहर निकलती हो मेरा मन घबराता रहता है। पता नहीं क्या हो गया है इस शहर को। राधा मन ही मन छोटी मालकिन की बातों पर हंस पड़ी। उसे सारे रिश्ते बेमानी लगने लगे। जिस घर को, जिस शहर को वह अपने लिए सुरक्षित समझ रही थी, वही उसे सुरक्षित नहीं लग रहा था। राधा के सामने एक अनसुलझा सवाल तलवार की तरह लटकता हुआ महसूस होता था।
कि क्या औरत का मतलब सिर्फ देह है? बस एक देह। राधा ने गांव और शहर दोनों जगहों पर असुरक्षा महसूस की। यह प्रश्न उठता है कि हमारे समाज में एक औरत के लिए सुरक्षित जगह कहाँ है? क्या गांव के अपने लोग और शहर की ऊंची दीवारें उसे सुरक्षित रख सकती हैं? रिश्तों की पवित्रता कहाँ है? एक बाप का बेटी के प्रति और भाई का बहन के प्रति आपस में ऐसा व्यवहार देखकर क्या हम यह मान लें कि खून के रिश्ते भी वासना और स्वार्थ से दूषित हो सकते हैं? क्या समाज में रिश्तों की मर्यादा और पवित्रता का कोई मोल नहीं रह गया है? क्या चुप्पी ही समाधान है? राधा की माँ की तरह बहुत सी औरतें अत्याचार सहती हैं और चुप्पी साध लेती हैं। क्या चुप्पी ही उनका एकमात्र विकल्प है दोस्तों? क्या हमारा समाज उन्हें खुलकर बोलने का मौका देता है? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करके इसे अपना बहुत बहुत सारा प्यार भी दें।